ओके सो वेलकम एवरीवन। तो आज मैं अपना अगला टॉपिक शुरू करना चाह रहे हैं जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने सर्कुलर मोशन के बारे में तुम्हें पहले भी मेंशन किया था जो जब हमने डिस्प्लेसमेंट वाला चैप्टर पर टॉपिक पढ़ा था ना, कि सर्कुलर मोशन की एक ख़ास बात होती है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है, क्योंकि तुम जिस पॉइंट से शुरू करोगे तुम घूम के उसी पॉइंट पे वापस आ जाओगे। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है ना। तो अब हम इस मोशन को थोड़ी और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। चलो देखते हैं। When the velocity of an object changes, we say that the object is accelerating. The change in the velocity could be due to change in its magnitude or the direction of motion or both. अब देखो, जो तुम्हारी वेलोसिटी होती है ये इसमें दो पार्ट होता है। एक तो होता है मैग्नीट्यूड, मतलब कि उसकी वैल्यू क्या है, जो कि तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से आती है ना। एक होती है डायरेक्शन। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसके तीन मतलब हो सकते हैं। या तो फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है टाइम के साथ साथ, जिसको हम एक्सेलरेटिंग मोशन कहते हैं, है ना। या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो उसका एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। या फिर कोई भी एक क्लोज पाथ, जैसे कि यहाँ पे चार क्लोज पाथ रखे हुए, इसमें भी देखो सपोज उसने ए से शुरू किया, ये जो रेक्टेंगल है, पहले उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, फिर बी पॉइंट पे आके उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे होगी, फिर सी पे आके उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, फिर डी पे आके उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट साइड पे होगी। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, पूरी जर्नी में इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चार बार चेंज हुई है। सिमिलरली इस डायरेक्शन, इस फिगर में ए में क्या आती है, इसकी डायरेक्शन ऐसे थी, इसको मोस्टली साउथ वेस्ट कहते हैं। ये तुम्हें पता है ना, यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तुम कह सकते हो कि ये डायरेक्शन है जैसे कि ये वाली, तो इसको हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। अगर ये डायरेक्शन होगी तो टेक्निकली हम कई बार इसको ना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कह देते हैं। ये तुम्हारी नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो बेसिकली क्या है, इसकी हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। सिमिलरली इसमें है, और सर्कल में तो है। ये सर्कल में क्या होता है कि अगर ये तुम्हारा एक सर्कल है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ जो एक पॉइंट है उस पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो वो होएगी उसकी टेंजेंट। अगर तुमने मैथ्स में तुम पढ़ोगे, एक सर्कल की जो टेंजेंट होती है वो बिल्कुल जो वो तुम्हारा पॉइंट होता है, ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट होता है, इसको बिल्कुल टच करके जाती है, यहाँ से जस्ट टच करके, है ना। जो मैं अगर तुम्हें बोलूँ ये ए पॉइंट है, ये इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ए पॉइंट पे कैसी होगी, तो वो इस तरफ होगी, जो उसका टेंजेंट है, और जो उसकी मोशन की डायरेक्शन है उसकी तरफ ऐसे होगी। अब देखो मतलब कि एक सर्कल पे ऐसे कितने ही सारे पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और हर पॉइंट की जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ऊपर है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी टिल्ट होगी, फिर यहाँ पे थोड़ी सी नीचे होने लगी, फिर यहाँ पे फिर से बिल्कुल नीचे होगी। तो हर बार इसकी हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मैं अगर तुम्हें कहूँ कि एक जो तुम्हारी सर्कुलर मोशन है, चाहे उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहे पूरी मोशन में, पर उसकी वेलोसिटी फिर भी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे या हर एक थोड़े डिस्टेंस पे उसकी या हर एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है जो वो चेंज होती जा रही है ना। अच्छा, कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी बट ओनली इट्स डायरेक्शन। ये चार एग्जाम्पल इसी के हैं कि अगर सपोज ये रेक्टेंगल में भी अगर वो सेम वेलोसिटी से जा रहा है पर उसकी वेलोसिटी फिर भी चेंज होगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है ना। ओके, लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, फिगर 8.9 ए। 8.9 ए, ओके, shows the path of an athlete along the rectangle ABCD.
ये आई थिंक इसी की ही बात कर रहा है। हमें थोड़ी फिगर की थोड़ी मेरे ख्याल से गलती है, 7.8 होना चाहिए। लेट अस अज्यूम दैट द एथलीट रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कि उसकी सेम स्पीड है, ऑन द स्ट्रेट पाथ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए of the track. In order to keep himself on the track, he quickly changes his speed at the corner. How many times will the athlete have to change his direction of motion? 4 times, of course, है ना। यहाँ पे गया एक बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी, यहाँ पे आ गया 4 times भी नहीं, 3 times। 3 times। अगर एक पॉइंट से स्टार्ट किए, यहाँ पे जाके इसको एक बार चेंज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे तो आगे उसकी मोशन ही खत्म होगी ना। 3 times while he completes one round. It is clear that to move in a rectangular track once, he have to change his direction of motion 4 times. Okay. अच्छा, ये डायरेक्शन ऐसी होगी ना, ये देखो पहले डायरेक्शन नीचे है तो ये एक डायरेक्शन है, ये फिर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डायरेक्शन होगी, फिर यहाँ पे अपवर्ड्स तीसरी डायरेक्शन होगी, राइट साइड पे फिर यहाँ पे चौथी डायरेक्शन होगी। तो इन टोटल वेलोसिटी अपनी 4 डायरेक्शन लेता है। तो इसका मतलब है अपनी वेलोसिटी 4 बारी चेंज होती है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो उस सेंस में इन्होंने बोला है। नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक, अब जैसे कि इसमें देखो ये 4 बारी चेंज हो रही है ना, कि नीचे गया, फिर यहाँ पे थी, फिर ऊपर गया, फिर राइट हैंड साइड पे। सर्कल में तो ऐसे इनफाइनाइट डायरेक्शन होंगे, उसमें तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है उसकी। अब इसमें तुम गिन सकते हो इसकी एक डायरेक्शन ये है 1 2 3 4 5 6, मतलब हेक्सागन में, हेक्सागनल ट्रैक में उसकी डायरेक्शन 6 बारी चेंज हो रही है। नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक द एथलीट इज रनिंग अलोंग द हेक्सागनल शेप पाथ A B C D E F as shown in figure 7.8b. In this situation, the athlete will have to change his direction 6 times while he completes one round. What if the track was not hexagonal but a regular octagon? तो इसको अपनी डायरेक्शन 8 बारी चेंज करनी पड़ेगी। मतलब कि बेसिकली जितनी साइड्स है उसकी ट्रैक की, उतनी बार उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। It is observed that as the number of sides of track increases, the athlete has to take turns more and more often. What would happen if the shape of the track as we go on increasing the number of sides indefinitely? मतलब इसका मतलब क्या है, वो सर्कल बन गया। सर्कल में एक तो पॉइंट है, सर्कल में इनडिफाइनेटली पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि तुम इसको काउंट नहीं कर सकते ना। हर एक छोटे से छोटे, बिल्कुल छोटे डिस्टेंस पे एक तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और इसका मतलब है उसकी इनडिफाइनाइटली वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। उसके हर छोटे छोटे पॉइंट के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, जिसको तुम देख भी नहीं सकते, जिसको तुम काउंट भी नहीं कर सकते। इफ़ यू डू दिस यू विल नोटिस दैट द शेप ऑफ द ट्रैक अप्रोचेस द शेप ऑफ द सर्कल एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड विल डिक्रीज टू अ पॉइंट। मतलब कि हर एक साइड की जो डायरेक्शन है, मतलब कि जो तुम्हारा स्क्वायर है उसकी जो एक पॉइंट है वो उसकी एक साइड हो जाएगी। तो ऐसे इनडिफाइनाइट पॉइंट से, इनडिफाइनाइट साइड से, इनडिफाइनाइट टाइम्स उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इफ द एथलीट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट सर्कुलर पाथ, द ओनली चेंज इन हिज वेलोसिटी इज ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब सर्कुलर पाथ पे चाहे उसका मैग्नीट्यूड सेम है, पर उसकी वेलोसिटी फिर भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज देयरफॉर एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। We know that the circumference of a circle of radius r is given by 2 pi r. If the athlete takes t seconds to go once around the circular path of radius r, the speed v is given by इतना। ये तुम्हारा देखो बेसिक फॉर्मूला ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो तुम्हारा जो सर्कुलर पाथ है इसका डिस्टेंस कैसे है, सर्कमफ्रेंस, विच इज 2 पाई आर। 2 पाई आर, और 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस को कवर करने में
इसको टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड्स। When an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion। मतलब क्या है, जब तुम्हारा जो स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड से वो सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो उस मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। मतलब विद टाइम उसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, पर वेलोसिटी है वो हमेशा चेंज होएगी क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होएगी, स्पीड विल नॉट चेंज, है ना। अभी एक एक्टिविटी है, इसको तुम करके देखना, ये तुमने करा भी होगा, अब हम पंगे लेते ही रहते हैं। टेक अ पीस ऑफ थ्रेड एंड टाई अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन एट वन ऑफ इट्स एंड, मूव द स्टोन टू डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड बाय होल्डिंग द थ्रेड एट द अदर एंड एज शोन इन द फिगर। मतलब कि धागे से स्टोन बांध के उसको तुमने सर्कुलर पाथ में घुमाना है। अब जब तुम इसको स्टोन को छोड़ दोगे ना घुमा के, तुम देखोगे तुमने जिस पॉइंट पे छोड़ा वहाँ से सीधा भाग जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, जो ये पॉइंट है यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो टेंजेंट पे होगी, जो सर्कुलर पाथ का टेंजेंट है उस डायरेक्शन में होगी, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से सीधा भाग जाएगा यहाँ पे। कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच स्टोन मूव्स आफ्टर इट इज रिलीज्ड? बाय रिपीटिंग द एक्टिविटी फॉर few times and releasing the stone at different position of circular path, check whether the direction in which the stone moves remains same or not। इसको तुम वैसे करके देख सकते हो, पर थोड़ा ध्यान से करना। मतलब क्या है, जब भी हम सर्कुलर पाथ में कुछ जा रहे हैं, है ना, मैंने तुम क्या कहा था, हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। तो अगर तुमने सपोज ए पॉइंट पे स्टोन को छोड़ दिया, तो स्टोन तुम्हारी टेंजेंट की अलोंग सीधा चलता रहेगा उस वेलोसिटी पे जो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी थी। If you carefully note on being released, the stone moves along a straight line tangential to the circular path, क्योंकि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होती है सर्कुलर पाथ के। This is because once the stone is released, it continues to move along the direction it has been moving at that instant। मतलब जिस इंस्टेंट पे, इससे एक पॉइंट पे वो जिस डायरेक्शन में स्टोन जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा। This shows the direction of motion change that every point when stone is moved in a circular path। मतलब कि हर पॉइंट पे, अगर सपोज स्टोन तुमने इस पॉइंट पे फेंका तो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे फेंका तो इस डायरेक्शन में जाएगा, जो उस पॉइंट की टेंजेंशियल डायरेक्शन है उसके लॉन्ग जाएगा। When an athlete throws a hammer or a discus in a sports meet, she holds a hammer or discus in her hand and gives it a circular motion by rotating her own body। ये एक ना तुम्हारा स्पोर्ट्स है जो कि तुमने कभी देखा होगा, अगर उसमें क्या होता है, एक स्टोन को या फिर हैमर को उन्होंने दूर फेंकना होता है, जितनी दूर फेंक सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो तुम्हारा प्लेयर होता है वो फेंकने से पहले अपने पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में घूमता है और फिर उसको पुश दे के वहाँ पे ऊपर फेंकता है। वहाँ इससे क्या होता है, उसको ना एक स्पीड मिल जाती है स्टार्टिंग में फेंकने के लिए। Once released in the desired direction, the hammer or discus moves in the direction in which it is moving at the time it was released। है ना, मतलब सर्कुलर मोशन में घूम के जिस पॉइंट पे वो छोड़ता है उस पॉइंट पे वो डिस्क स्ट्रेट लाइन पे जाती है। Just like the piece of stone in the activity described above, there are many more familiar examples of object moving under circular motion, such as speed of the motion of the moon, earth, satellite। ये सब तो सर्कुलर मोशन में ही घूमती है अराउंड द अर्थ। अ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक तुम्हारा इसका एग्जांपल ये भी होता है कि जब तुम्हारा जो रॉकेट होता है वो जब अर्थ के बाहर जाता है ना स्पेस में, वैसे नहीं है कि अर्थ के पास वो सीधा चला जाएगा, इसकी हमारी बहुत अर्थ है इसके आस पास से, वैसे नहीं सीधा ही अर्थ के बाहर चला जाएगा। तो हमारा रॉकेट क्या होता है, सपोज ये अर्थ है, वो इसके आसपास सर्कुलर मोशन में घूमता है, जो अर्थ की ग्रेविटी है उसके अलोंग सर्कुलर मोशन में घूमता है। फिर जब वो इनफ हाइट अटेन कर लेता है, एक इनफ हाइट अटेन करने के बाद एक पॉइंट पे आके वो इसके जो अर्थ की ग्रेविटेशन है उससे बाहर निकल के फिर स्ट्रेट लाइन में जाता है,
तब जाके वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा एक चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन वाला, उसमें तुम्हें अच्छे से पता लगेगा कि कैसे अर्थ की ग्रेविटेशन पकड़ के रखती है रॉकेट को, और उसकी मदद से ही अर्थ जो रॉकेट है वो अर्थ के आसपास सर्कुलर मोशन में घूम के फिर वो एक पॉइंट आता है इनफ हाइट अटेन करने के बाद कि वो बाहर को उस एक वेलोसिटी से निकल जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर ख़त्म। अगर एक बार हम इसको अगर डिस्कस करना हो, मोशन क्या है? मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। इट कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव और द डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का डिफरेंस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या होता है ना। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, डिपेंडिंग ऑन वेदर द वेलोसिटी इज कांस्टेंट और चेंजिंग। इसको भी हमने हर टॉपिक में डिटेल में पढ़ चुके हैं। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम। ये तुम्हारा जो कि बेसिक फॉर्मूला है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना। The acceleration of an object is the change in its velocity unit time. Uniform and non-uniform motion of an object can be shown through graph. ये भी इसके भी ग्राफ समझाए थे हमने। एंड मोशन के ये 3 इक्वेशंस है जिसके बेस पे तुम्हारे काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, है ना। अब हम आते हैं बैक एक्सरसाइज में। हम इसके एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर। तो मैं इसका डायामीटर दे रखा है 200 मीटर्स और टाइम दे रखा है 4 सेकेंड्स, है ना। ओके, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है बेसिकली, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में, 2 मिनट्स। तो बेसिकली क्या होगा, 120 सेकेंड्स हो गया, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ये हो गया 140 सेकेंड्स, है ना। तो एक बार के लिए हम इसको साइड पे रखते हैं। तो हम देखो, इसको निकालने के लिए हमारे पास टाइम है, हमें इसको निकालने के लिए हमें स्पीड चाहिए होगी, है ना। वो हमें दे नहीं रखी, तभी तो हमें डिस्टेंस निकाल पाएंगे और डिस्प्लेसमेंट को तभी हम पता लगा पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस इंफॉर्मेशन से पहले तो स्पीड निकाल लेंगे। इन्होंने क्या दे रखा है, वन डायमीटर दे रखा है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 100 मीटर्स, है ना। तो इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने क्या बोल रहा है, वो एक कंप्लीट ट्रैक का 1 राउंड 40 सेकेंड्स में कर रहा है, मतलब 2πr का डिस्टेंस वो 40 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहा है ना। तो इससे हमारी स्पीड क्या आ जाएगी, 2πr अपॉन 40 विच इज़ 2 इंटू पाई इंटू r 100 अपॉन 40 विच कम्स आउट टू बी 5 पाई, है ना। इसको वैसे तुम्हें अगर खोलना है, इसको खोलने की ज़रूरत तो नहीं है, पर तुम खोल सकते हो अगर तुम्हें खोलना है इसको, क्योंकि ये आगे जाके ना देखो, इसको वैसे यहाँ पे खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसका आंसर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे आंसर चाहिए, तो इसको बाद में ही खोल लेंगे, है ना। अब देखो हमें स्पीड आ गई, तो अब हम क्या पता लगाएंगे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। पहले तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 140 सेकेंड्स में, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड क्या थी यहाँ पे 5 पाई मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस जो हमें निकालना है टाइम 140 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस इससे क्या आ गया 5 इंटू 140 700 पाई, है ना, ये आ गया। अब तुम्हारा आ गया 700 पाई, है ना। अब देखो, अब तुम्हारे टोटल डिस्टेंस आएगा जो उसने कवर किया। अगर हम अब खोल लेंगे पाई को विच इज़ 22/7, अब देखो ये इजीली कट गया यहाँ से, तो हमारा इससे क्या होगा, इजी आंसर आ गया
2200 मीटर, पर अगर हम इसको यहाँ पे खोलते तो मैं इसको पॉइंटों में ले जाना पड़ता, फिर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाती। तो कोशिश करो कि ऐसी चीज़ों को तो हमेशा एंड में आके खोलो कैलकुलेशन के, जब तुम्हें फाइनल आंसर निकालना है। और यहाँ पर तुमने खोला तो ईजिली आंसर आ गया। अब हमारा आ गया, अब हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हमने क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए पहले हमें एक राउंड का डिस्टेंस का वो निकालना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 2πr। तो 2 इंटू इसका जो रेडियस था 100 इंटू पाई, दैट इज़ 200 पाई, है ना। मतलब कि उसने जब 200 पाई डिस्टेंस कवर किया तो उसने एक राउंड कंप्लीट किया। जब उसने 400 पाई का डिस्टेंस कंप्लीट किया तो उसने 2 राउंड कंप्लीट करे। जब उसने 600 पाई का डिस्टेंस कंप्लीट किया तब उसने 3 राउंड कंप्लीट करे, है ना। और इसके बाद इसने लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना, 700, मतलब कि इसने 100 पाई का डिस्टेंस एक्स्ट्रा कंप्लीट किया। तो अगर ये तुम्हारा डिस्टेंस है, मतलब 600 पाई के डिस्टेंस पे जहाँ पे उसने शुरू किया था वहीं पे आ गया, उसने 100 पाई डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया। 100 पाई क्या है तुम्हारा, इट इज़ हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। मतलब यहाँ से शुरू करके इसकी फाइनल डेस्टिनेशन इसकी हाफ यहाँ पे आ गई। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को हम चेक करें, विच इज़ बेसिकली डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट का इसका आंसर आ जाएगा 200 मीटर्स। समझ आया ये कैसे किया हमने। इसने जैसे कि 700 पाई टोटल डिस्टेंस कवर किया, हमने पता लगा लिया एक ट्रैक का 200 पाई डिस्टेंस है। तो फिर हमने चेक किया कि उसने 2 बारी 400 पाई में कवर किए और 3 राउंड्स उसने 600 पाई में कंप्लीट किए। और यहाँ पे अब उसने 100 पाई एक्स्ट्रा किया। अब 100 पाई क्या है, बेसिकली ये टोटल डिस्टेंस का हाफ है, मतलब उसने हाफ डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया। तो मतलब कि एक पॉइंट के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में वो आ जाएगा, विच इज़ अगर हम इसका फिर डिस्टेंस मेजर करिए ऑपोजिट पॉइंट से और उस स्टार्टिंग पॉइंट से, हमारा बेसिकली क्या हो चुका है, डायमीटर। तो जितना डायमीटर है उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस है, जो कि तुम्हारा 200 मीटर आंसर आ जाएगा। अगर हम पहले क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर लिखें, क्या आंसर आ जाएगा इसका, एक तो 2200 मीटर डिस्टेंस और 200 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे, इसके लिए हम इसको रब कर लेते हैं पहले। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, जोसेफ jogs from one end A to other end B on a straight line path। ओके, हम पहले स्ट्रेट लाइन पाथ बनाते हैं एक। ये स्ट्रेट लाइन पाथ है ना। वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जॉग करता है, ठीक है। स्ट्रेट 300 मीटर रोड, ओके। ये तुम्हारी 300 मीटर का डिस्टेंस है। इसको कवर करने में इसको 2 मिनट 30 सेकेंड लगते हैं। अभी देखो 2 मिनट्स क्या है तुम्हारे, 120 सेकेंड्स, 20 में 30 ऐड कर दो, 150 सेकेंड्स। इसको 150 सेकेंड्स लगते हैं एक कवर करने में। देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक, मतलब कि पहले वो यहाँ से बी तक गया और उसको 150 सेकेंड्स लगे, फिर यहाँ से वो टर्न बैक करके किसी 100 मीटर तक, मतलब ट्रैक के बीच में कहीं पे आ गया। 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, इसको हम पॉइंट सी लेते हैं। और ये इसने कवर किया 1 मिनट है, मतलब 60 सेकेंड्स में। व्हाट इज़ द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी, ठीक है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ए टू सी निकालते हैं, ए टू बी निकालते हैं। तो इसकी इसमें स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस विच इज 300 मीटर्स अपॉन टोटल टाइम 150 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करोगे ये तुम्हारा आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी क्या होगी, वो भी सेम ही होगी, क्योंकि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है ए एंड बी तक, है ना। तो वो सेम ही होगा। अब तुम्हारा जो आंसर का डिफरेंस आएगा वो आएगा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या है तुम्हारा, ए टू सी। अब इसमें हमें स्पीड निकाल लिया सबसे पहले।
है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या है, अगर यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस देखिए, एक 300 मीटर यहाँ से आगे जाने में और फिर उसने 100 मीटर पीछे आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 300 प्लस 100 अपॉन टोटल टाइम 150 सेकेंड्स आगे जाने में एंड 60 सेकेंड्स वापस आने में, तो 150 प्लस 60 सेकेंड्स, तो ये क्या होगा तुम्हारा 400 अपॉन 210, है ना। अब तुम इसको सॉल्व करो, मैं ख्याल आगे तो कटेगा नहीं है, तो यहीं पे रह जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा पॉइंटों में कुछ आंसर आएगा बेसिकली, आई थिंक ये तुम्हारा 1.74 मीटर पर सेकंड ऐसा कुछ आंसर आएगा, है ना। अब हम आगे चलते हैं इसकी वेलोसिटी पे। अब देखो अब तुम्हारा आंसर डिफरेंट आएगा आंसर, क्योंकि क्या है ना, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट लग गया, डिस्टेंस के बराबर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ए एंड सी का डिस्टेंस है। तो अगर टोटल डिस्टेंस 100 है विच इज़ ए एंड बी, मतलब ए बी तुम्हारा 300 है और बी सी तुम्हारा 100 है, तो तुम्हारा फिर ए सी क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो 200 आ जाएगा, मतलब कि जो जितना डिस्टेंस बच गया ये वाला, ये 200 मीटर का डिस्टेंस है और यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी 200 अपॉन टाइम कितना लगा इसको, टाइम तो उतना लगा जितना पहले था, है ना। मतलब कि 150 सेकेंड्स यहाँ पे आने में और 60 सेकेंड्स पीछे जाने में, यही लगा इसको टाइम। तो इसको अगर तुम ऐड कर दोगे 150 सेकेंड्स प्लस 60 सेकेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 210। इसको तुम सॉल्व कर लोगे, वही तुम्हारा 20/21 आ गया, ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट समथिंग होना चाहिए आंसर, 0.87 आई थिंक मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ होगा, इसको तुम चेक कर सकते हो। तो बेसिकली समझ आएगा तुम्हें, देखो स्पीड में क्या डिस्टेंस मेजर करना है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है, इसको ध्यान से करना है। अगर सिंपल स्ट्रेट पाथ है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, पर अगर स्ट्रेट पाथ नहीं है, मतलब जैसे वापस आ गया या फिर सर्कुलर पाथ है, कुछ भी है, तो उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाएगा, तो उस केस में तुम्हारी वेलोसिटी एंड स्पीड की वैल्यू भी अलग अलग आएगी, है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको पूरा कर दिए एक बार करने। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड, अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, मतलब कि उसकी 20 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है पूरे ट्रिप की, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसने क्या बोला, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, मतलब कि सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट किया हमने, हम अगर हमारे खुला खुला बोलिए, मतलब ए पॉइंट से बी जाने में उसकी जो वेलोसिटी थी वो 220 किलोमीटर पर आवर थी, और वापस आने की कितनी थी इसकी, 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इसकी टोटल एवरेज स्पीड। ठीक है, निकालते हैं। अच्छा, तुम्हें अगर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता हो वो क्या था, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये था इसका मतलब कि फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब देखो वो ए से बी में और बी से ए में जाने में, तो इसको डिस्टेंस तो सेम ही था, मतलब वो घर से ट्रिप के लिए सपोज मनाली गया, एक वहाँ का डिस्टेंस है ना, सपोज उसका वहाँ का डिस्टेंस एक्स था, यानी एक्स किलोमीटर मान लिया, तो वापस आने का डिस्टेंस भी तो उसका एक्स ही था,
है ना। अगर वहीं से मनाली से वापस आया तो उसका डिस्टेंस भी x किलोमीटर था, है ना। तो अगर मैं बोलूँ उसका पूरी ट्रिप का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस उसका 2x हो गया, है ना। x प्लस एक्स 2x हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टोटल टाइम। तो पहले हम क्या करते हैं, हम टाइम निकालते हैं, टाइम 1 विच इज़ टाइम जाने का ए से बी तक, ए से बी तक, है ना। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, तुम्हारा तुम्हारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इससे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो जाने का डिस्टेंस क्या है, x किलोमीटर, स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये तुम्हारा टाइम आ गया x/20 आ। वैसे ही टाइम 2 वापिस आने का बी ए, इसका भी फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्स डिस्टेंस तो सेम ही है, इसमें तुम्हारी स्पीड भर गई बस 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब तुम्हें क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, T1 एंड T2 को, है ना। तो तुम्हें क्या निकालना है, टोटल टाइम, इन दोनों को ऐड कर देंगे, x/20 प्लस x/30। अब नीचे एलसीएम आ जाएगा कितने का, 60 का, है ना। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 3x प्लस 2x, तुम्हारा 5x/60 आ गया, है ना। ये तुम्हारा कट जाएगा 12, मतलब कि x/12 आवर्स तुम्हारा आ गया टोटल टाइम यहाँ पे। तो अब तुम्हारा टोटल डिस्टेंस आ गया था, हमने पहले निकाल लिया था 2x, टोटल डिस्टेंस हमारा 2x आ गया था, टोटल टाइम हमने निकाल लिया। तो हमने अब बेसिकली इन दोनों को डिवाइड करना है बस। तो इससे हमारी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस क्या था 2x, टोटल टाइम क्या है x/12। तो 12 तो ऊपर चला जाएगा, 2x अपॉन x इंटू 12, x से x कट गया, 12 इंटू 2 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये तुम्हारी आ गई एवरेज स्पीड पूरे ट्रिप की। तो अगर हम थर्ड का आंसर लिखिए, क्या आंसर आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब अगर हम अब फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है ना। लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट रेट। अब इसने एक एक्सेलरेशन दे रखी है जो कि तुम्हारी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दे रखा है 8.0 सेकेंड्स। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये तुम्हारा किसके आ जाएगा, हमें हमें बेसिकली एस निकालना है। ये तुम्हारा आ जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन का, जो एक तुम्हारी इक्वेशन थी एक, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो मैं इसी वैल्यू पुट करनी है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तुम्हारा ये टर्म तो बिल्कुल ही 0 हो गया, है ना। तो तुम्हें सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन क्या थी 3 इंटू टाइम स्क्वायर मतलब 8 सेकेंड्स, 8 इंटू 8, है ना। इसको सॉल्व करोगे ये 4 आ जाएगा, 4 3 या 12, 12 इंटू 8 कितना होगा, ये तुम्हारा आ जाएगा बेसिकली 96 मीटर्स, 96 मीटर्स इसका आंसर। मतलब कि जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, 96 मीटर्स। अच्छा अब हम चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, इसको रब कर दी पहले। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, अ ड्राइवर ऑफ कार
ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, है ना। मतलब क्या है इसका, मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है इन्होंने 52 किलोमीटर पर आवर। अप्लाइज ब्रेक्स, मतलब इसकी स्पीड कम होगी, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगी इसकी, है ना। ओके, अप्लाइज ब्रेक, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंटेड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, ड्यूरिंग द पीरियड which part of the graph represents uniform motion of the car। ये कोई ग्राफ का क्वेश्चन है, इन्होंने दे नहीं रखा है ना ग्राफ, ये हमें खुद बनाना है। हमें कोई ग्राफ दे नहीं रखा है ना इसका, मेरे ख्याल से ग्राफ से खुद बनाना होगा। तो इसने क्या बोला है, एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन में नेगेटिव में होगी। ओके, एंड यहाँ पर ना थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल डाउट है, इसका कोई ग्राफ दे नहीं रखा। पर अगर इसका ग्राफ बनाना हो, ये इजी क्वेश्चन है, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ऐसे है। ये लाइन सीधी नहीं बनी। इसको भी इससे जोड़ना था। मतलब यार इसके देखो स्टार्टिंग में एक वेलोसिटी होगी, सपोज यहाँ पे है, क्या वेलोसिटी दे रखी है इन्होंने 52, है ना। तो अब इसके ऊपर ब्रेक्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, ऐसे 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 जाएगा और एक पॉइंट पे आके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। अब हमें ये डिस्टेंस नहीं पता क्या है, मतलब किस टाइम पे आएगी होगी। ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बनाया सपोज मैंने, तो हमें टाइम नहीं पता किस टाइम पे आके 0 होगी इसका। और जो इसका शेडेड पार्ट इन्होंने क्या बोला, शेड द एरिया ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय। अच्छा, जो ये पार्ट है इसका, फिर ये इसको इसका डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली, है ना। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। वैसे है तो देखो यूनिफॉर्म मोशन ही है ये, क्योंकि इसकी जो, क्योंकि अगर हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मतलब कि उसका सेम टाइम में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो सेम है, तभी तो स्ट्रेट लाइन बना है। अगर तुम्हें याद हो मैंने बोला था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वो एग्जांपल है ना। हम आते हैं 6th क्वेश्चन पे। थोड़ा सा क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ग्राफ वगैरह मिसिंग है कुछ, तो इसको मेरे ख्याल से बस स्किप कर सकते हो तुम। चलो हमने वैसे अभी तक, चलो हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार इसको खुद करके देखना, खुद पढ़ के देखना, खुद सॉल्व करके देखना, सॉल्व करके देखना, खुद एक बार रीड करके देखना। अब जो आगे के क्वेश्चंस है 6 से लेके, कितने क्वेश्चंस आगे, 6 7 8 9 10, हाँ, तो 10 तक हम क्वेश्चंस अगले लेक्चर में करेंगे। एक बार तुम इन सभी क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके देखना कि तुमसे सॉल्व होते हैं, फिर इसका सोल्यूशन यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। 6th का क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। 7th का क्वेश्चन इक्वेशन का मोशन का है, 8 का ग्राफ का क्वेश्चन है ना, 9 10 ये सारे क्वेश्चन सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू रीड इट वन टाइम। इसको एक बार खुद ज़रूर रीड करना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, कई बार तुम्हें समझ नहीं आता, तो खुद रीड करोगे, नहीं समझ आए फिर से लेक्चर देखो, है ना। फिर नहीं समझ आया फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।